हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आपने दो ध्रुवीयता का अंत भाग एक, जो कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, वो अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो आइए बिना देरी किए हम अब दूसरा भाग 2 पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों में कौन सा शामिल नहीं है? कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था उसके परिणाम निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? मैं बहुत बार आपसे कहता हूं और बार बार कहूंगा कि प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें। इसमें लिखा है कौन सा शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है शीत युद्ध एवं वैचारिक संघर्ष की समाप्ति। दूसरा ऑप्शन है विश्व में शक्ति संबंध बदल गए। विश्व एक ध्रुवीयता की ओर बढ़ गया। ऑप्शन सी नए देशों का उदय एवं उनकी स्वतंत्र पहचान। और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर सोवियत संघ का नियंत्रण। तो आपको पढ़ने का तरीका बता देता हूं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, पॉज करो, फिर आंसर सोचो, उसके बाद फिर आगे वीडियो में देखो कि क्या आंसर बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है डी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर सोवियत संघ का नियंत्रण हो गया। ये अपोजिट है, ये परिणामों में शामिल नहीं था, क्योंकि जब सोवियत संघ का विघटन ही हो गया तो क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर इसका नियंत्रण कैसे बढ़ेगा? तो ये आंसर नहीं है। जो तीन इसके जो परिणाम थे वो ये थे कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो जो शीत युद्ध चल रहा था, दो के बीच था, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए बोले तो अमेरिका, जो पूंजीवाद का समर्थन करता था, और यूएसए साम्यवाद का। जब यूएसए एक पक्ष रहा ही नहीं तो क्या होगा, शीत युद्ध खत्म हो जाएगा। इसमें इसी के साथ ऑप्शन दिया है कि शीत युद्ध एवं वैचारिक संघर्ष की समाप्ति। दोनों में वैचारिक संघर्ष भी चल रहा था कि अमेरिका पूंजीवाद को समर्थन देना चाहता था या पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहता है, और सोवियत संघ साम्यवाद को बढ़ावा देना चाहता है। जब सोवियत संघ ही नहीं रहा तो वैचारिक संघर्ष भी खत्म हो गया। कभी कभार इसे इतिहास का अंत भी बोला जाता है। बी ऑप्शन है इसमें, विश्व में शक्ति संबंध बदल गए, विश्व एक ध्रुवीयता की ओर बढ़ गया। तो ये भी इसी का परिणाम था कि जब अब तक दो ध्रुव थे, एक ध्रुव समाप्त हो गया तो क्या हुआ, विश्व एक ध्रुवीयता की तरफ बढ़ गया, या अब विश्व में अमेरिका की एक छत्र वर्चस्व कायम हो गया। तीसरा था नए स्वतंत्र देशों का उदय एवं उनकी स्वतंत्र पहचान। तो यूएसएसआर थे, इसमें से 15 गणराज्यों का निर्माण हुआ, नए नए राज्य बने, जैसे यूक्रेन है और बहुत से, कजाकिस्तान, मध्य एशिया में बहुत से देश बने, उनकी स्वतंत्र पहचान हुई। तो 3 तो इसके परिणाम थे और इसका आंसर है डी, जो इसके परिणामों में शामिल नहीं था। तो व्याख्या देख लो आप। यूएसएसआर के विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त हुआ, विश्व एक ध्रुवीय बन गया, कई नए स्वतंत्र देशों का उदय हुआ, लेकिन सोवियत संघ के टूट जाने पर वह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर नियंत्रण नहीं कर सकता था, क्योंकि वो खुद ही कमजोर हो गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, शॉक थेरेपी का संबंध किस क्षेत्र में सुधार से था? तो आपने क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा है, शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है, इसके परिणाम क्या है, लेकिन बहुत बार हमें क्या होता है, बेसिक चीज़ें ही पता नहीं रहती है कि शॉक थेरेपी कौन से क्षेत्र में लागू की गई थी। जैसे क्षेत्र होता है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आपने पढ़े होंगे। तो इसी प्रकार ही पूछना चाहता है कि शॉक थेरेपी जो लागू की गई थी वो कौन से क्षेत्र की थी? तो ऑप्शन ए सैन्य सुधार, ऑप्शन बी आर्थिक सुधार, ऑप्शन सी राजनीतिक सुधार, और ऑप्शन डी सांस्कृतिक सुधार। तो आपने पढ़ा होगा कि शॉक थेरेपी के बाद हुआ क्या, ज़्यादातर उद्योग नष्ट हो गए। तो इसको हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो शॉक थेरेपी थी वो आर्थिक सुधार के क्षेत्र में लागू की गई थी। तो शॉक थेरेपी का अर्थ है अचानक और तेज आर्थिक परिवर्तन। ये नीति सोवियत संघ के विघटन
1991 के बाद सोवियत संघ से अलग हुए देशों में लागू की गई थी। सोवियत संघ से जो भी जितने भी गणराज्य बने उनमें स्वयं रूस भी शामिल था, तो रूस और बाकी देशों में भी लागू की गई। समाजवादी अर्थव्यवस्था को बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए लागू की गई। तो कौन से क्षेत्र से थी? आर्थिक सुधार के क्षेत्र में लागू की गई। अगला प्रश्न, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए धीरे धीरे सुधार करना, ऑप्शन बी आघात देकर उपचार करना, ऑप्शन सी सैन्य प्रशिक्षण देना, ऑप्शन डी सांस्कृतिक परिवर्तन देना। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ को याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि जैसे कभी कभार हमारे शरीर के किसी अंग पर घाव हो जाता है और घाव ऊपर से सूख जाता है, तब हमें ऐसा लगता है कि घाव ठीक हो गया है, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसमें मवाद हो जाती है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या करेगा, वो ऊपर की जो सूखी स्किन है उसको हटाएगा, उस समय आपको दर्द होगा, लेकिन वो दर्द करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो दर्द नहीं होगा तो वो आपके घाव में जो अंदर मवाद है वो ठीक नहीं होगी। तो सेम ऐसा ही प्रोसेस शॉक थेरेपी के माध्यम से अपनाया गया। तो ये क्या था, कोई समस्या थी, उस पर पहले चोट की गई और फिर उसको ठीक किया गया। तो शाब्दिक अर्थ होगा इसका आघात देकर उपचार करना। एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, शॉक का मतलब होता है झटका और थेरेपी का मतलब उपचार। इसलिए शॉक थेरेपी का अर्थ हुआ अचानक और तेज बदलाव करके सुधार करना। राजनीति अर्थशास्त्र में इसका मतलब होता है एकदम से आर्थिक व्यवस्था को बदल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता या मुख्य सिद्धांत क्या था? कि शॉक थेरेपी की जो एक विशेषता थी वो क्या थी? इस प्रश्न को मैं पहले ही बता दूं कि बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें 2 या 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं, और इसमें भी वही हालत है। आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 ऑप्शन सही है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय जहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, तो MCQ वाली या ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम होती है इसका पहले से ही डायरेक्शन में होता है कि 2 ऑप्शन यदि सही भी है तो आपको दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है वो चूज करना है। तो दोबारा से देखो आप कि शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता या मुख्य सिद्धांत क्या थी? राज्य द्वारा पूरी अर्थव्यवस्था का नियंत्रण, समाजवादी व्यवस्था को मजबूत करना, मुक्त बाजार व्यवस्था को अपनाना और मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। तो शॉक थेरेपी की जो मुख्य व्यवस्था थी, मतलब पूरा सिस्टम यही था कि जो साम्यवाद है उसको परिवर्तित करना है पूंजीवाद में। ठीक है, तो ऊपर के 2 ऑप्शन तो गलत हो ही जाएंगे कि राज्य द्वारा पूरी अर्थव्यवस्था का नियंत्रण साम्यवाद में होता है, पूंजीवाद में नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन समाजवादी व्यवस्था को मजबूत करना, ये भी राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था को मजबूत करना भी किसका उद्देश्य था? साम्यवाद का। ऑप्शन सी भी सही है यहाँ पर, मुक्त बाजार व्यवस्था को अपनाना, और ऑप्शन डी मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। अब यदि पूंजीवाद का मुख्य थीम देखते हो आप कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो इसकी मुख्य विशेषता यही है कि मिल्कियत का मतलब होता है यहाँ पर संसाधनों पर। तो संसाधनों पर या प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर किसका नियंत्रण होगा? वो नियंत्रण होगा निजी स्वामित्व होगा, या संपत्ति व्यक्ति के नियंत्रण में होगी, ना कि राज्य के में। तो पूंजीवाद का मुख्य सिद्धांत भी यही है, जिसको आप एक्सिस या धुरी बोल सकते हो, कि पूंजी किसके नियंत्रण में होगी? निजी व्यक्तियों के हाथों में। तो शॉक थेरेपी का मुख्य उद्देश्य था कि पूंजी किसके नियंत्रण में होगी? वो होगी निजी स्वामित्व में। तो राइट आंसर रहेगा मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। यही शॉक थेरेपी का मुख्य उद्देश्य था। तो शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा, इसलिए सरकारी संपत्तियों का निजीकरण किया गया, राज्य का नियंत्रण कम किया गया और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को लागू किया गया।
क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के CUET एग्जाम में आया है, उसी पेपर से मैंने लिया है। सोवियत संघ के विघटन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सोवियत संघ की 4 घटनाएं दी गई है, उनको आपको क्रम में जमाना है। मेरा एक उद्देश्य रहेगा इसी सीरीज में कि जो पिछले क्वेश्चन जिस चैप्टर से आए हैं उन क्वेश्चनों को उसी चैप्टर के वीडियो में शामिल कर दूं, ताकि आपको एक आइडिया भी लग जाए कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं, या क्वेश्चन जो पेपर सेटर करता है, पेपर बनाता है, वो कहाँ से बनाता है। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर की 2025 CUET के एग्जाम में आया था कि सोवियत संघ के विघटन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। ए था, बोरिस एल्त्सिन को मॉस्को में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी, सोवियत संघ घोषणा करता है कि उसके सदस्य गणराज्य अपना भविष्य स्वयं तय करने के लिए स्वतंत्र है। सी, बोरिस एल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति बने। और फोर्थ स्टेटमेंट है, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल या CIS स्थापित किया गया। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS की फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इनको समय या कालक्रम के अनुसार जमाना है। तो इसमें हम दोबारा से देखते हैं कि बोरिस एल्त्सिन को मॉस्को में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया। ये घटना है 1985 की, कि 1985 के आसपास एल्त्सिन कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख बनाए जाते हैं। दूसरी घटना है कि सोवियत संघ घोषणा करता है 1990-91 में कि वार्सा संधि के जो सदस्य थे, इन्होंने सैन्य गठबंधन बनाया था वार्सा, उस संधि के जो सदस्य या गणराज्य वो अपना भविष्य स्वयं तय कर सकते हैं कि वो या तो आज़ाद हो सकते हैं या सोवियत संघ के साथ रह सकते हैं। तो ये 90 के आसपास की घटना है। और जब इन्होंने ये घोषणा की उसके बाद बोरिस एल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति बनाए 1991 में। और उसी के बाद जो राष्ट्रमंडल के सदस्य थे, या आप कह सकते हो कि USSR के विघटन के बाद जो स्वतंत्र हुए देश, उन्होंने राष्ट्रमंडल स्थापित किया। तो ये इसी क्रम में ABCD। तो इसमें से ऑप्शन ABCD, बी में BACD, सी में CABD और 4 में BCAD। तो राइट आंसर रहेगा ABCD। तो बोरिस एल्त्सिन को मॉस्को में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया मार्च 1985 में। सोवियत संघ घोषणा करता है कि गणराज्य अपना भविष्य स्वयं तय कर सकते हैं अक्टूबर 1989 में। 91 में बोरिस एल्त्सिन राष्ट्रपति बनाए गए और दिसंबर 91 में ही स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, द बिगेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री, किस घटना को कहा जाता है? आपने जब शॉक थेरेपी के परिणामों के बारे में पढ़ा होगा चैप्टर में, तो वहां पर एक शब्द आया है, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप का पुनर्निर्माण, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का विभाजन, ऑप्शन सी, सोवियत संघ के विघटन के बाद संपत्तियों का निजीकरण, और ऑप्शन डी है, चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत। तो ये तो ऑप्शन डी तो गलत ही हो गया, क्योंकि हम तो पढ़ी दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ रहे हैं। पर कभी कभार ऑप्शन ऐसे भी आ जाते हैं, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया, या हम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस वजह से हमें पता चल गया कि उस चैप्टर में से नहीं। सिंपल ये लैंग्वेज बहुत कम पकड़ में आती है कि कौन से चैप्टर से है। तो यहाँ पर इसका
आंसर होगा सोवियत संघ के विघटन के बाद राज्य संपत्तियों का एकीकरण। कि जब सोवियत संघ विघटन हो गया गणराज्यों में या रूस में, शॉक थेरेपी अपनाई गई, तो उसके तहत जो भी सार्वजनिक संपत्ति थी वो निजी व्यक्तियों को सौंप दी गई। अब उसमें से कुछ ने जिनको अलॉट हुई थी वो किसी दूसरे को सौंप दी गई। उद्योग का पतन हो गया या उत्पादन बहुत निचले स्तर पर आ गया, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। इसी वजह से इसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल बोलते हैं। तो सोवियत संघ के टूटने 1991 के बाद सरकार की लगभग सारी संपत्तियां, कारखाने, उद्योग आदि बहुत कम कीमतों पर निजी हाथों में बेच दी गई थी। इसलिए इसे मजाकिया तरीके से इतिहास के सबसे बड़े गराज सेल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि परिणाम में से कौन सा कथन आपको सही देखना है? ऑप्शन ए, इससे अर्थव्यवस्था तुरंत स्थिर और मजबूत हो गई थी। इससे सभी लोगों की आय में समान वृद्धि हुई। इससे बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता बढ़ी। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में वृद्धि हुई। तो आपको कौन सा कथन सही है वो देखना है। तो शॉक थेरेपी के परिणामों में देखा होगा आपने, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल हो गई थी, तो अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। किसी भी सिस्टम में सभी व्यक्तियों की आय समान रूप से नहीं बढ़ सकती, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब तहस नहस हो गई है अर्थव्यवस्था तो बेरोजगारी, महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक असमानता भी बढ़ेगी। तो राइट आंसर है इसका सी। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में भी गिरावट हुई थी, वृद्धि नहीं हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद लागू की गई शॉक थेरेपी में सरकारी नियंत्रण हटाया गया, निजीकरण किया गया, बाजार अर्थव्यवस्था अपनाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई तेजी से बढ़ी, अमीर गरीब की खाई बढ़ी, कुछ लोगों के हाथों में ही संपत्ति केंद्रित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूएसएसआर के विघटन के बाद गणराज्यों में संघर्षों एवं तनावों के संदर्भ में गलत है? तो चैप्टर के लास्ट में एक टॉपिक है कि संघर्ष और तनावों का दौर। ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है कि इस क्षेत्र में जो गणराज्यों का क्षेत्र था वह संघर्ष और तनाव था, उसके कारण कौन से हैं और इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो कई क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलन एवं गृह युद्ध हुए, सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न हुए, सभी गणराज्यों में स्थिरता और शांति बनी रही। ये क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों के आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया। तो इसका राइट आंसर होगा सभी गणराज्यों में स्थिरता और शांति बनी रही। बाकी तीन जो कारण है वो है इस वजह से यहाँ पर संघर्ष और तनाव थे। ए कि कई क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलन हुए, जैसे चेचन्या, दागिस्तान रूस के ही क्षेत्र थे। गृह युद्ध भी हुए, युगोस्लाविया का आपने नाम सुना होगा। सीमाओं को लेकर भी विवाद हुआ था और ये क्षेत्र बाहरी ताकत और तेल कंपनियों के आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बना, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन या पेट्रोलियम जैसे संसाधन ज़्यादा है। तो कई जगहों पर अलगाववादी आंदोलन और गृह युद्ध हुए, जैसे चेचन्या, नारगानो, काराबाख सीमाओं को लेकर विवाद भी हुए। बाहरी ताकत और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा भी यहाँ पर देखी गई, खासकर काकेशस क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी संघर्ष मुख्य रूप से किस देश के खिलाफ हुआ? जब आगे भी आप कंपटीशन के एग्जाम देंगे तो ये चेचन्या क्षेत्र हमेशा चर्चा में रहता है और ये प्रश्न बार बार आ भी जाता है बड़ी एग्जामों में भी। तो चेचन्या और दागिस्तान दो क्षेत्र हैं जो वर्तमान में भी रूस में है, और जब ये विघटन हुआ तब भी उस समय वहाँ पर हिंसक अलगाववादी संघर्ष हुआ था। तो किस देश में के खिलाफ हुआ था? रूस के खिलाफ हुआ था। रूस में है तो राइट आंसर है इसका सी। तो यूएसएसआर के विघटन के बाद इन क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलन शुरू हुए,
विशेषकर चेचन्या में रूस के खिलाफ 2 बड़े युद्ध हुए 1994-96 और 1999-2000 में। इसलिए संघर्ष मुख्य रूप से रूस के खिलाफ था। चेचन्या और दागिस्तान दोनों ही क्षेत्र रूस के अंदर स्थित है। यूएसएसआर के विघटन के बाद इन क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलन शुरू हुए। विशेषकर चेचन्या में रूस के खिलाफ 2 बड़े युद्ध भी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। ये कथन है कि शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। कारण है, सोवियत संघ ने भारत को आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सहायता प्रदान की थी। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दोनों स्टेटमेंट चेक करने होते हैं। फिर दोनों स्टेटमेंटों को पढ़ते समय बीच में क्योंकि लगाते हैं, और यदि क्योंकि सही दिखता है आपको तो कथन कारण दोनों सही होंगे, व्याख्या सही करता है। क्योंकि सही नहीं है तो कथन कारण तो सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। और यदि स्टेटमेंट एक गलत है तो फिर आप चेक कर सकते हो कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। यहाँ पर बहुआयामी का मतलब है कि बहुत से सेक्टर थे जिनमें हम आपस में सहयोग करते थे। नॉर्मली आपने सुना होगा कि रूस भारत को हथियार सप्लाई करता है, ये एक सेक्टर है जिसे हम रक्षा क्षेत्र कहते हैं। व्यापार भी होता था, हम पेट्रोल भी वहाँ से मंगाते हैं, ये दूसरा सेक्टर है। तकनीकी भी मंगाते हैं, ये तीसरा सेक्टर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुआयामी संबंध थे, विभिन्न क्षेत्रों में थे। सांस्कृतिक संबंध भी रूस के और भारत के बहुत अच्छे हैं। इंडिया की बहुत सी फिल्में जो रूस में देखी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। कारण, सोवियत संघ ने भारत को आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सहायता प्रदान की है। तो जब बहुआयामी थे तो हर क्षेत्र में उन्होंने सहयोग किया होगा, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सहायता प्रदान की है। तो इसका आंसर होगा ए और आर, कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो कथन ए कहता है कि भारत सोवियत संघ के संबंध में बहुआयामी थे, जो कि सही भी बताता है। और सोवियत संघ ने भारत को आर्थिक सहायता, स्टील प्लांट, भारी उद्योग, राजनीतिक समर्थन भी दिया कश्मीर मुद्दे पर यूएन में, और सैन्य सहयोग भी दिया, हथियार और तकनीकी भी। तो ये थे आपके 2 ध्रुवीयता का अंत चैप्टर का भाग 2। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाएं ताकि अगले जो वीडियो है वो आपको जल्दी से उपलब्ध हो सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस स्कीम का या इस सीरीज का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।